सत्य या समाज, जहाँ होती है हर मुद्दे पर बात, विचार है, विमर्श है, हल है, निष्कर्ष है, हर सवाल का हाजिर है जवाब, जिससे जुड़ा है परंपरा संस्कृति, संप्रति 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 संप्रति। दर्शकों नमस्कार। भारत सरकार एवं राज्य सरकार की योजनाएं, इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे संप्रति कार्यक्रम में। आइए अपने विशेषज्ञों से आपको मिलाते हैं। आप हैं कुमारी आरती जी, आप एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, और हमारे साथ श्वेता कुमारी जी भी हैं। आप संरक्षण पदाधिकारी हैं गैर संस्थागत राज्य सरकार में। आप दोनों का बहुत स्वागत स्टूडियो में। आज हम योजनाओं के विषय में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आरती मैडम से हमारी बात हो। आरती मैडम, सबसे पहले ये बाल संरक्षण कार्यक्रम जो है ये क्या है, हमारे दर्शकों को बताएं। जी, जैसा कि शब्द से ही समझ में आता है कि बाल संरक्षण यानी बच्चों को संरक्षण देना। और संरक्षण की जब बात आती है तो उन बच्चों की हम बात करें कि ऐसे तो हम देखते हैं तो एक तरफ है कि बहुत बच्चे बहुत लाड प्यार से पलते हैं और अच्छे अच्छे स्कूलों में जाते हैं और कोई कमी नहीं होती है। लेकिन इसका जब दूसरा पहलू पे आप नज़र डालेंगे तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पैसे की वजह से पढ़ाई से वंचित हो जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे आपको कोयला खदान में काम करते हुए दिख जाएंगे, चाइल्ड लेबर करते हुए दिख जाएंगे, श्रम करते हुए। और सबसे दुखद ये भी होता है कि जो सिंगल पेरेंट है, जैसे सिंगल मदर है, वो पैसे के अभाव में बच्चे की पढ़ाई छुड़वा देती है, स्कूल छुड़वा देती है। तो उन बच्चों को संरक्षित करना, उनका पढ़ाई ना रुके, वो आगे चल के एक अच्छे नागरिक बने, इसके लिए जो राज्य सरकार है वो उनके लिए काफ़ी काम कर रही है और उसके लिए बहुत सारी योजनाएं लेकर आई हैं। और योजना का मेन मकसद यही है कि उन बच्चों को हम संरक्षित करके रखें ताकि किसी के अभाव में कहीं उनको कोई कमी ना हो। क्योंकि कहते हैं ना कि हमारे संविधान में भी है कि हम लिखा है कि हम सबको जीने का अधिकार है, पढ़ने का अधिकार है। तो इन अधिकारों का संरक्षण ही है और इस पे ही देखा जाता है। तो ये संरक्षण, बाल संरक्षण बच्चों के मेन हित के लिए ये बनाया गया है। मतलब बच्चों के हित के लिए कई कार्यक्रम चला रहे हैं। बाल संरक्षण कार्यक्रम जैसा आप कह रही हैं। श्वेता कुमारी जी, मुझे हल्का ज्ञात ये है कि इसका नाम बदल करके वात्सल्य, मिशन वात्सल्य रखा गया। क्या मैं सही हूँ? हाँ। तो ये मिशन वात्सल्य अब आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे कि वो क्या है। जैसा कि मैडम आरती ने बताया कि बाल संरक्षण, मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि बाल संरक्षण का ही 2022 में ये बाल संरक्षण जो है वो मिशन वात्सल्य 2022 में कन्वर्ट हो गया। केंद्र प्रायोजित योजना है और ये सभी भारत के सभी राज्यों में है। तो इसको भारत सरकार ने बाल संरक्षण विभाग को ही मिशन वात्सल्य विभाग बना दिया। और मिशन वात्सल्य में बच्चों से रिलेटेड जितने भी बच्चों के राइट्स हो गया, बच्चों के प्रोटेक्शन हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, उसका प्रॉपर वे में ट्रैकिंग के लिए या उनके बचपन को सुव्यवस्थित तरीके से जीने के लिए वो बाल संरक्षण डिपार्टमेंट कहें या मिशन वात्सल्य विभाग कहें, ये दोनों इक्वल है। और 2022 में स्कीम में बहुत हद तक चेंज हुआ। वो मतलब पोस्ट वाइज भी चेंज हुआ, फिनेंशियल भी बजट उसका बहुत बड़ा हो गया। 2015-2013 हम एक चीज़ कहना चाहेंगे कि 2013 में एक निर्भया केस भारत सरकार के अंतर्गत आया था। उसमें बहुत ज़्यादा एक बच्ची का जो विभत्स घटना घटी थी, उसको भारत सरकार के हर एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो गया या एनजीओ हो गया, चाहे बुद्धिजीवी वर्ग, उस पर मंथन किए और उसी से ये निकल के आया कि एक विभाग ऐसे होने चाहिए जो उन बच्चों के लिए भी काम करे जो कि समाज के सबसे निचले तबके के हैं या जिसे पोषण, न्यूट्रिशन एवं संरक्षण की आवश्यकता हो, प्रोटेक्शन की आवश्यकता हो, प्रोटेक्शन की आवश्यकता हो। तो उस पर ये मिशन वात्सल्य की अकाउंटेबिलिटी बनी कि भाई
ये डिपार्टमेंट कंप्लीट रूप से बच्चों को प्रिजर्व करेगा, उनके हर राइट्स को, उनको संरक्षण देगा, उनको प्रोटेक्शन देगा। देखिए, प्रोटेक्शन की बात हो रही है दर्शकों, तो हम सीधे सीधे केयर पे इस बात को लेके जाते हैं और आरती मैडम से ही पूछ लेते हैं। ये फोस्टर केयर के बारे में बहुत सुना है, ये बेसिकली होता क्या है और फोस्टर केयर में कैसे इसके अंतर्गत बच्चों को की निगरानी की जाती है, कैसे उनका संरक्षण किया जाता है? मैडम आरती जी, देखिए ये बहुत ही अच्छा सवाल है और मैं आपको बता दूं दीपक जी कि फॉस्टर केयर के बारे में बहुत लोगों को तो जानकारी भी नहीं है कि ये है क्या। तो दर्शकों, ये बहुत ही अहम जो है स्कीम है, इसके बारे में आप जरूर जानें। कई बार ऐसा होता है कि जो बच्चे ऑर्फन होते हैं, अनाथ होते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि 0 to 5 years, यानी जो छोटे बच्चे हैं, हर कोई उन बच्चों को ही अडॉप्ट करना चाहता है। और ये जब बच्चे हमारे शेल्टर होम में बड़े होते हैं तो इन हर बच्चे को एक परिवार चाहिए होता। आप जब शेल्टर होम जाएंगे ना, बच्चों से मिलेंगे ना, तो उनकी बहुत चाहत होती है। मैं एक वाकया बताती हूँ कि मैं शेल्टर होम गई थी इंस्पेक्शन के लिए, तो वहाँ एक छोटा सा बच्चा, उसने मुझे, मतलब 2 बच्चों को अडॉप्शन के लिए 2 बच्चे चले गए थे, तो कहा कि मैडम हम भी अपने लिए माँ खोज लिए हैं, हमको भी परिवार चाहिए। तो हमने कहा कि बेटा कौन है? तो उसने कहा कि वो मेरे घर के पीछे, जो होम के पीछे झाड़ू लगाती है ना, वो बोलिए हम रख लेंगे। तो आप देखिए कि बच्चों के अंदर कितनी लालसा होती है कि हमें भी परिवार मिले, घर मिले। तो ये परिवार में बच्चों को कैसे संरक्षित किया जाए, इसके लिए फॉस्टर केयर काम करती है। तो फॉस्टर केयर के अंतर्गत ये होता है कि वो ऐसे माता पिता जिनकी कोई अपनी संतान नहीं है और वे एक बच्चे को अपने पास रखना चाहते हैं, तो उसके लिए बाल कल्याण समिति में DCPO के पास एक आवेदन देना होता है। उसमें बहुत सारे दस्तावेज होते हैं जो कि चाहिए होता है कि उनकी आय क्या है, वो कहाँ रहते हैं, सारी चीज़ों की जानकारी उन्हें देनी है और वो अपनी इच्छा बताएं कि वो किस लड़का या लड़की जिसको भी रखना चाहते हैं। तो हमारे शेल्टर होम में वैसे जो ऑर्फन बच्चे हैं जिनका कोई नहीं है, तो उन कि ये प्रक्रिया होती है कि उन बच्चों को हम एक बार कोशिश करते हैं कि बच्चे को उनसे मिलवाएं, वैसे दंपत्ति से, और वो दोनों देखें एक दूसरे को और उन्हें लगता है कि हम यहाँ पे इन्हें रख सकते हैं। बच्चे की सहमति बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि बड़े बच्चे होते हैं, मतलब 5 साल के से ज़्यादा बच्चे होते हैं। तो आप सोचिए कि ये कितनी अच्छी बात है कि बच्चा वहाँ जाता है, और ऐसा भी नहीं कि हम वहाँ पे हमेशा के लिए देते हैं, मतलब ये ट्रायल बेसिस होता है कि बच्चा और जो माता पिता जिन्होंने बच्चे को अपने पास रखा है, वो आपस में उनका सामंजस्य बैठ रहा है कि नहीं, आपसी तालमेल अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है। 3 महीने के बाद फिर 3 महीना और उसको एक्सटेंड कर दिया जाता है। तो 6 महीने के बाद फिर जैसे धीरे धीरे देखते हैं कि बच्चे और माता पिता दोनों एक साथ बहुत अच्छा से तालमेल हो रहा है और बच्चे को लग रहा है कि उसका परिवार मिल जाएगा, तो फिर वो अडॉप्शन की प्रक्रिया फिर उसमें होती है। तो फॉस्टर केयर के अंतर्गत वैसे बच्चे जो बहुत दिनों से शेल्टर होम में रह रहे हैं, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये होता है कि बच्चे को परिवार मिले। और वैसे माता पिता आप देखिएगा कि एक तरफ तो बहुत सारे बच्चे इस मतलब इधर उधर घूम रहे हैं, और एक तरफ ये देखा जाता है कि वैसे बहुत सारे दंपत्ति है जिनकी अपनी कोई संतान नहीं है। तो ये जो परिपाटी है ना, इसे एक साथ मिलाया जाए, इसके तहत ये फॉस्टर केयर की स्कीम है। और ग्रुप फॉस्टर केयर भी होता है। बहुत बार ये भी होता है कि 4-5 लोग मिलके भी बच्चे को पालन पोषण कर सकते हैं। तो बच्चे को परिवार मिले, एक साथ उसकी पढ़ाई, शिक्षा, उसे न्यूट्रिशन, खाना पीना सब अच्छे से हो सके, इसके लिए ये स्कीम झारखंड सरकार, ये मतलब हमारी सरकार ने लाया है और ये कानून के तहत है, और कानूनी प्रक्रिया होने के बाद ये सारी चीज़ें होती हैं। तो बहुत ही सेफ है। और वैसे दंपति जिन्हें बच्चा चाहिए तो वो अपनी आवेदन को बाल कल्याण समिति के पास दे सकते हैं कि बच्चा फॉस्टर केयर में उनके पास आ जाएगा। तो ये है फॉस्टर केयर की बात। क्योंकि हम योजनाओं के बारे में बात कर रहे हैं, सरकारी योजनाओं के बारे में, तो श्वेता जी आपसे मैं ज़रूर जानना चाहूँगा, अब बहुत सारी मेड्स ऐसी होती हैं जो घरेलू कामकाज कर रही हैं, घर का काम काज करती हैं, उससे आजीविका अपनी चलाती है। अब उनके भी तो बच्चे होते होंगे, उनको भी सुरक्षा चाहिए, उनको भी पोषण चाहिए, उनका संरक्षण चाहिए, तो इसके लिए क्या खास है? जी बिल्कुल दीपक जी, आपने जो बोला कि मेड है, तो मेड से मेरा संबंध ये है कि मेड
सोसाइटी के, समाज के सबसे निचले तबके के वो लोग हैं जो दिन भर दिहाड़ी करते हैं और दिहाड़ी में व्यस्त रहते हैं। वो अपने बच्चों को प्रॉपर वे में न्यूट्रिशन की पूर्ति तो कर भी नहीं पाते हैं, उनका संरक्षण भी नहीं कर पाते हैं। उनका अगर पूरक आहार की मैं बात करूं तो वो भी गवर्नमेंट के तो बहुत सारे स्कीम चल रही है, राज्य सरकार या भारत सरकार में दोनों को मिला के कहूँ तो इतने सारे स्कीम है, लेकिन उन जो मेड का जो आपने चर्चा किया उसको पता भी नहीं है कि कितने सारे योजना है जिससे वो लाभान्वित हो सकती है। तो सरकार या हम आज जिस उद्देश्य से मिले हैं, मेरा ये आपके माध्यम से पूरे भारत सरकार को या इस चैनल के माध्यम से मेरा ये निवेदन है कि उन सभी माताओं को या उन सभी महिलाओं को ये जानना चाहिए कि जितने भी स्कीम है उसके प्रथम लाभार्थी वही निचले तबके की महिलाएं हैं जिनके बच्चे हैं और वो हैं। अब यहाँ मिशन वात्सल्य का बहुत अच्छा एक स्कीम है, बहुत ही हैंडसम स्कीम है जिससे कि उसके बच्चे को त्वरित लाभ मिल सकता है। लाभ के सेंस में अगर हम बोलें तो उसके बच्चे को अगर वो तलाकशुदा है, एकल माता है, तलाकशुदा नहीं बोलेंगे, विधवा और ये माँ है, तो हाँ एकल माता है, तो वो उसके बच्चे के मैक्सिमम 3 बच्चे का मिशन वात्सल्य के अंतर्गत एक स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम है जिसमें कि उसके बच्चे को 4-4 हज़ार रुपये का मंथली निर्गत करता है मिशन वात्सल्य। जिला स्तर से ये इसके डॉक्यूमेंटेशन होता है, प्रॉपर एक चैनल वाइज होता है जिसके हरता उसके इनकम के सराउंडिंग को ध्यान में रखते हुए जिसके इनकम 75,000 से कम है उस माताओं को के बच्चों को मिशन वात्सल्य अंतर्गत 4,000 रुपये मिलता है। अब ये है कि उस 4,000 रुपये में उसके बच्चे को 4,000 रुपये दे के मिशन वात्सल्य अपना काम समाप्त नहीं करता है। यहाँ पे उन बच्चों को केंद्र में रख के उस लेडी का जो हमारे और आपके घर में मेड के काम करती हैं उनका फाइनेंशियली और सोशली कंडीशंस को भी सुधारा जाता है। उस पे 3 साल कंटिन्यू काम होता है, उसका 3 साल का ट्रैकिंग होता है। 3 साल से ज़्यादा का भी अगर ज़रूरत है, मैं आपको बोलूं कि ये मिशन वात्सल्य के अंतर्गत स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम का आपने जिक्र किया तो वो 0 से 18 साल तक के बच्चों को मिलता है। अब कोई बच्चा है जो 17 साल में 10th कर लिया या 12 कर लिया, 12 के बाद वो इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया या कुछ टेक्निकल कोर्स में, डिग्री कोर्स में वो एडमिशन लिया जो 4 ईयर का है, तो 2 इयर्स में तो वो उसको 18 साल हो जाएगा तो उसका ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ सरकार इतना के लिए भी इंश्योर करता है कि अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो वो अपने लेवल से हायर अथॉरिटी मतलब मिशन वात्सल्य के जो स्टेट लेवल का डायरेक्टर हैं उनसे वो अप्रूवल लेके उसका कोर्स तक फिनेंस करता वहाँ तक रुकती है, वहाँ तक कर देता है। बहुत बढ़िया। तो ये पब्लिक को पता नहीं है इस पे अवेयरनेस की, हालांकि सरकार अपने स्तर से तो कर रहा है, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगी कि इसको पब्लिक में ये जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो जी। और स्पॉन्सरशिप के बारे में मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि 4,000 बहुत अच्छा अमाउंट है एक बच्चे की परवरिश के लिए, और सिर्फ उससे बच्चा का मतलब पढ़ाई ही नहीं बल्कि पोषण भी हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक परिवार में एकल माता को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, या जो ये भी इसमें बहुत ज़्यादा ये देखने की बात है कि अगर माता पिता दोनों हैं तो उन्हें मुश्किल होगा इसमें। और ये भी है कि जो ऐसे बीमारी से पीड़ित हैं, जो पिता पूरी तरह 70% दिव्यांग हैं, वो नहीं कमाने की कंडीशन में है, तो वैसे भी माता पिता आके आवेदन दे सकते हैं। तो ये स्कीम के बारे में लोगों की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। तो इसके बारे में दर्शक अगर हमें सुन रहे हैं तो ज़रूर आवेदन दें, और ताकि किसी भी बच्चे का पढ़ाई ना रुके और वो बाल श्रम की तरफ कतई ना जाए। इसी मुतालिक मेरा अगला सवाल है, आरती जी आप ही से मैं पूछ लेता हूँ। जागरूकता का जो ये अभियान है, लोग, आपने श्वेता जी ने भी बताया और आपने भी कहा कि बहुत कम लोग जागरूक हैं, बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि ये क्या है, क्या योजना है, इसका बेनिफिट कैसे ले सकते हैं। तो आप बताइए कि जागरूकता के लिए सरकारें क्या कर रही हैं। यहाँ पे थोड़ी सी उदासीनता हमें दिखती है, क्योंकि जागरूकता की अगर हम बात करें तो लोगों को बहुत
नहीं पता है। प्रखंड लेवल से, पंचायत लेवल से समय समय पे कार्य इस पे प्रोग्राम कराए जाते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम होते हैं, लेकिन फिर भी बहुत कम आंकड़ा देखा जाता है और कम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो इसमें और वृहत होनी चाहिए, जिसमें थोड़ी उदासीनता है, और हम जरूर चाहेंगे। इसलिए हमें ये बहुत अच्छा लगा कि हम यहाँ पे ये सारी बातों को बता रहे हैं, ताकि जो हमारे दर्शक हैं वो देखें और ये समझें, और इस पे और कार्य करने की जरूरत है जो अभी कम हो रहा है। श्वेता जी, गैर सरकारी संस्थान हमारी सरकारों से कैसे समन्वय बैठाती है, कैसे मध्यस्थता करती है कि सीधे सीधे लाभार्थी को पहुंचा दे वहां तक और उनको फ़ायदा भी हो जाए? उनको उस योजना का फ़ायदा कैसे गैर सरकारी संस्थानों द्वारा दिलाया जाता है? दीपक जी, मिशन वात्सल्य के अंतर्गत गैर सरकारी संगठनों का बहुत बड़ा योगदान है। अभी तक अगर ये झारखंड सरकार की मैं बात करूं तो झारखंड सरकार में गैर सरकारी संगठन का बहुत बड़ा रोल है। ये स्पॉन्सरशिप जो स्कीम है वो अभी तक गैर सरकारी संगठन के द्वारा ही इतना पब्लिकली जो भी अवेयरनेस हुआ है इनके सहयोग से ही हुआ है। भारत सरकार से अवेयरनेस के लेवल पे बहुत सारे फंड भी आते हैं और उसको हम लोगों ने कम्युनिटी लेवल पे अवेयरनेस का कार्यक्रम ऑर्गेनाइज भी करते हैं और हो भी रहा है। लेकिन इनका बहुत बड़ा योगदान है। इनका योगदान चूंकि अभी अभी हम लोगों ने स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम का जो चर्चा किया उसमें ये रहा कि बच्चों का अब ये हो गया कि गवर्नमेंट दे रहा है 4,000 रुपये, जिसमें उनका सब कुछ मतलब एजुकेशन, न्यूट्रिशन और प्रोटेक्शन तीनों कवर करना है। अब क्या है कि 3 इयर्स तक तो गैर सरकारी योजना के माध्यम से हम लोग ट्रैकिंग करा रहे हैं, गौर सरकार के स्तर से भी हम लोग ट्रैकिंग करते हैं, लेकिन इनका ये रोल रहता है कि उन फैमिली को भी डिफरेंट लाइफ स्किल से जोड़ के जो जिस लाइफ स्किल में है, जैसे मेड है तो उस कुक है तो उसको बेहतर ट्रेनिंग दे के कच्चा कुक के रूप में उसके बिजनेस को प्रोटेक्ट कर देना या बढ़ावा दे देना कहेंगे, या डिफरेंट टाइप के बैग बनाने का ट्रेनिंग, मशरूम के उत्पादन का ट्रेनिंग, अचार पापड़ का ट्रेनिंग, मतलब स्किल्ड उन्हें बनाया जाता है। उसके फैमिली को, उन माओ को, उनके परिवार को। या सरकारी योजना, अब देखिए गैर सरकारी संगठन किस रूप से काम करता है, मैं बता रही हूँ आपको कि जो ये जिन बच्चों को हम स्पॉन्सरशिप देते हैं उन बच्चों को, माता पिता को इंश्योर गैर सरकारी संगठन के माध्यम से करवाते हैं कि इनको सोशल सिक्योरिटी के कितने स्कीमों का लाभ मिला है। तो मेरा चाइल्ड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट, मिशन वात्सल्य डिपार्टमेंट मिनिमम 4 हम लोग योजना को टारगेट में रखते हैं कि इन फैमिलियों को मिलना चाहिए। जैसे स्वच्छ पानी का अधिकार, मतलब इनको पीने का पानी स्वच्छ होना चाहिए, ये सिक्योरिटी होनी चाहिए। मुखिया के माध्यम से या कम्युनिटी लेवल से जो पीने की व्यवस्था, पानी पीने की व्यवस्था है उसको हम लोग इंश्योर कराते हैं। ये क्या इंदिरा आवास का जो प्रधानमंत्री आवास है, इसके लिए इनके घर को देखना होता है एक बार, ट्रैकिंग, ये सब गैर सरकारी संगठन करता है। तो हम लोग 4 जो सोशल सिक्योरिटी के स्कीम है उसमें कम से कम वृद्धा पेंशन है कि नहीं, राशन कार्ड है कि नहीं, आयुष्मान कार्ड उस परिवार को बना है कि नहीं, उससे वो लाभ ले रहे हैं कि नहीं, अगर कोई बच्चा बीमार है, जैसे थैलेसीमिया पीड़ित बच्चा है या एड्स पीड़ित बच्चा है या दिव्यांग बच्चा है, तो उसका प्रॉपर वे में ट्रीटमेंट हो रहा है कि नहीं, उसमें कोई कठिनाई है तो गैर सरकारी संगठन इंटरवेन करते हैं और उसको दूर करते हैं। मतलब सरकार से उनको मिलाती है। और ये भी महत्वपूर्ण होता है कि अगर हम स्पॉन्सरशिप स्कीम में 4,000 दे रहे हैं तो सिर्फ वहाँ तक हमारी जिम्मेदारी नहीं खत्म होती है, बल्कि ये भी देखा जाता है, जैसे श्वेता जी ने भी बताया कि उनके परिवार को कैसे आगे बढ़ाया जाए। ऐसा नहीं कि हम 4,000 दिए उसके बाद फ्री हो गए, उन्हें स्किल्ड बनाना है। जैसे जो महिला है, जो विधवा है, जो सिंगल है, तो वो उस तरह से वो भी अर्न करे, क्योंकि हमारा ये मकसद नहीं कि पूरी जिंदगी हम उसे पैसा देते रहे। हमारा मकसद ये होता है कि ये पैसा दे के अभी तक के लिए उन्हें संरक्षित करें, आगे उन्हें और आगे बढ़ाया जाए, उनका ग्रोथ हो, वो स्किल्ड बने। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अच्छी योजना है, इस पर हम चर्चा और भी करेंगे। लेकिन फिर से मेरा वही सवाल है आरती जी कि कई बहुत अत्यंत पिछड़ा वर्ग होता है जी, और उन वर्गों में कई लोग अपने रोजगार के लिए भिक्षाटन कर लेते हैं, भिक्षा मांगकर काम चला रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं।
उनके पुनर्वास की क्या योजना है, उनको कैसे आप लोग एकत्रित करते हैं या सरकार कैसे करती है, और उसके बाद कैसे उनको फ़ायदा पहुंचाया जाता है? ये बहुत अहम सवाल है, क्योंकि समाज में हम तो आए दिन इन बीमारियों को देख रहे हैं। वो बेचारे वैसे ही ठंड में ठिठुर रहे हैं, गर्मी में तपिश खा रहे हैं, तो उनके लिए क्या क्या योजना है सरकार की? जी, ये इसके बारे में तो अच्छे से जानकारी तो हाँ, श्वेता जी श्वेता देंगी, जी, आपसे लेकिन ये मेरा सवाल, हाँ, मैं ज़रूर, चूंकि मैं पूर्व सदस्य रही हूँ बाल कल्याण समिति में, तो मैं कुछ ऐसा एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना चाहूँगी कि जो बच्चे स्ट्रीट में होते हैं, चिल्ड्रन इन स्ट्रीट, CSS का ये होता है, CISS, तो उन बच्चों को जो हमारे PLVs होते हैं, पारा लीगल वॉलेंटियर्स, और चाइल्ड लाइन वाले होते हैं, तो वो पूरी तरह से अपना राउंड लगाते हैं और ऐसे बच्चों को हमारे पास लेकर आते हैं। तो बता दूं आपको कि ऐसे बच्चे ना शेल्टर होम में नहीं रहना चाहते हैं, वो भाग जाते हैं, वो शेल्टर होम से फांद के भाग जाते हैं, जबकि उनके लिए इतनी अच्छी स्कीम है, पूरे स्किल्ड बनाने तक की स्कीम है, लेकिन उन्हें जो आदत है ये थोड़ा सा दुखद है, इसमें थोड़ा और दूसरी तरह से कार्य करने की आवश्यकता है, जैसा हमें देख के लगता है, क्योंकि ये सारी स्कीम कोई खाली हम लागू कर दें और बच्चों को हम लेकर आ जाए, उन्हें शेल्टर होम में डाल दें, उन्हें वो स्कूल में नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि उनकी परवरिश ऐसी होती है ना कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ आजादी चाहिए, उन्हें घूमना है, भीख मांगना, उसको वो एंजॉय करते हैं। तो इस पे दूसरी तरह से काम करने की आवश्यकता है, और इसकी जो सरकार की जो स्कीम है वो तो है ही, लेकिन बच्चों को ऐसा ना करने दिया जाए, इसके लिए सरकार आज भी तत्पर है। तो श्वेता जी आप क्या कहना चाहेंगी इस पर? जी, जैसे मैडम ने कहा कि CISS एक स्कीम है, केंद्र सरकार ने उन्हीं बच्चों को केंद्र में रख के ये स्कीम जो है वो उसको लेके आया, और इस स्कीम के माध्यम से ये है कि जितने भी वैसे बच्चे हैं जो रोड पे आप देखते होंगे कि भीख मांगते, भिक्षाटन करते हुए या रोड पे अपना बसर कर रहे हैं, तो ये बच्चे नहीं होते, इनके साथ इनके माता पिता भी होते। कई बार हम लोगों ने इनको रेस्क्यू किया है और इनको प्रॉपर वे में मेन स्ट्रीम में जोड़ने का प्रयास भी किया है, लेकिन जैसे ही हम लोग रेस्क्यू करके, जैसे मैडम ने कहा कि वो CCI में नहीं रहना चाहते, शेल्टर होम में नहीं रहना चाहते, तो हम लोगों ने उनके फैमिली पे काम करना शुरू किया है, और उनके फैमिली को वो 4000 जो स्पॉन्सर सीधे स्पॉन्सर करते हैं कि भैया आपने अपने बच्चा को स्कूल में डालो, और ये 4000 कंटिन्यू आएगा, तो 4000 तो बहुत अच्छा पैसा है। तो इस तरह से हम लोग उन पर उस स्टेट चिल्ड्रन जो है उस पे हम लोग काम कर रहे हैं कि उनके परिवार को 4000 रुपये देके उनका 75% स्कूल में एनरोल कराते हैं, 75% अटेंडेंस इंश्योर कराते हैं, और उसके बाद एक कंटिन्यूटी, देखिए वो वनरेबल चाइल्ड है, और वो माता पिता के जहाँ भी वैसे बच्चों को आप देखते होंगे, तो आप खुद भी, मेरे बातों पे नहीं, आप खुद भी अनुभव करिएगा कि जैसे इन बच्चों को बोलिएगा कि चलो मैं मेन रोड में आपको दिखाई दे देते हैं इजीली, वो हाँ एक पेन लेंगे या दीदी दे दो कुछ ऐसे करके कुछ कहते हैं, तो मैं तो मेरा तो सीधा ही रहता है, चलो मैं तुमको ढेर सारा खिलौना दूंगी, तुमको ढेर सारे चीज़ें टॉफ़ी दूंगी वगैरह वगैरह, लेकिन ये आएंगे नहीं आपके साथ। तो हम लोगों ने इनको पहले पकड़ के और वो इनको CCI में डालने का प्रयास किया, लेकिन पता चला कि इनके पेरेंट्स तुरंत आ जाते हैं या ये बच्चे भी नहीं रहना। तो हम लोगों का वही सोशल ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से इनके फैमिली पर हम लोगों ने काम करना शुरू किया, और ये 4000 का कोई भी वैसा बच्चा अगर आपको भी देखे तो एक हमारा टोल फ्री नंबर है जो 1098 है, उस पे आप डायल करके और वो एरिया का जानकारी बता सकते हैं, वो इमीडिएट 1 घंटे के अंदर उस जिले से वो बच्चा रेस्क्यू हो जाएगा। प्रॉपर वे में उसके माता पिता अगर हैं तो माता पिता के मिल जाएंगे, और उस बच्चे को सरकारी योजना का लाभ मिलता है। हम लोग इंश्योर कराते हैं कि वो हर एक बच्चा जिसकी बचपन छूट रही है, वो बचपन एंजॉय नहीं कर रहा है, वो अपना बचपन एंजॉय करे, इसके लिए कटिबद्ध है। अब बच्चों से निकलते हैं, महिलाओं के और भी रुख कर लेते हैं, क्योंकि हम तो योजनाओं की बात कर रहे हैं, तो आरती मैडम से अच्छा कौन होगा इस पर जो इस पर बात करे। तो आरती जी, आपसे मेरा सवाल सीधा सीधा है, महिला सुरक्षा के लिए क्या क्या योजनाएं हैं? देखिए, महिला सुरक्षा के लिए योजनाएं, तो पहली बात तो है कि योजना ऐसी है कि महिलाओं को शेल्टर होम में उनको वन स्टॉप सेंटर एक होता है, वन स्टॉप सेंटर, जहाँ पे अबेंडेंड महिला जो घर से निकाल दी जाती हैं, जिनका कोई घर नहीं होता है,
तो वो वन स्टॉप सेंटर उनके लिए होता है। आप थाना से जाएं और केस नंबर लें और वहाँ पे तुरंत जो उनके एम्प्लॉय है वो आपको संरक्षण देंगे अच्छा से रहने खाने के लिए। और वहाँ पे प्रयास किया जाता है कि महिलाओं को स्किल्ड, क्योंकि अब बेसिकली ये प्रयास होती है कि महिलाओं को भी सबको स्किल्ड बनाना है ताकि वो खुद पे स्वावलंबी हों। और बहुत बार ये भी होता है कि अब तो कानून में ऐसे बहुत सारे प्रावधान भी हैं कि मान लीजिए कोई डिवोर्स केस के लिए फाइल किया है तो कानून ही बोलता है कि आप उस महिला को उस घर से नहीं निकाल सकते हैं। कोई अधिकार नहीं है, महिला उसी घर में रह के आपके खिलाफ केस फाइल कर सकती है। और उनके लिए सबसे बड़ी बात होती है कि आप सोचिए कि महिला आज के दिन में कितना ज़्यादा संरक्षित हैं अगर ये वन स्टॉप सेंटर चली जाती हैं, कानून उनके साथ है। और एक जानकारी मैं ये भी जान देना चाहूँगी कि बहुत बार ऐसा होता है कि थाने में महिलाएं जाती हैं अपने शिकायत को दर्ज कराने के लिए। बहुत बार होता है कि थाने में उनकी बात नहीं सुनी जाती है, वो अपनी गुहार लगाती है, कोई नहीं सुनता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप हर जिला में व्यवहार न्यायालय है और व्यवहार न्यायालय में मध्यस्थता केंद्र है। तो आप मध्यस्थता केंद्र आए, डीएलएस है जिसे कहते हैं, वहां पे आप आवेदन दे सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई नहीं, आपके वहाँ पे पीएलए रहते हैं, वो आपका आवेदन लिखेंगे और वहाँ पे उनकी कार्रवाई होगी। जी, समय कम है लेकिन एक छोटा सा सवाल श्वेता जी से, इस सोशल सिक्योरिटी से तात्पर्य क्या है? एकदम छोटा सवाल। अभी मैं अगर ऐसे बोलूं कि महिला जो मैया समान योजना है, वो आपके पास सीधा सटीक उदाहरण है अच्छा। सोशल सिक्योरिटी का। और वो डिपार्टमेंट, सोशल सिक्योरिटी मतलब सामाजिक सुरक्षा। जी जी। अगर हम महिलाओं की यहाँ बात हो रही है, अभी के समय में तो पुरुष भी अपने सिक्योरिटी की मांग कर रहे हैं, पुरुष आयोग बनने की भी बात हो रही है। जब इक्वालिटी की बात होती है तो जरूर करना चाहिए। तो सोशल सिक्योरिटी का आपका जीता जागता भी हमारे सरकार का बहुत अच्छा कदम है कि हर महिलाओं को देख रहे हैं मैया सम्मान का, कि इन दिनों में मैया सम्मान की राशि का महिलाओं के द्वारा कितना अच्छा उपभोग और उपयोग किया जा रहा है। तो ये सबसे बड़ा आपके लिए एक उदाहरण है जो आपने पूछा। इस तरह से महिला बाल विकास के अंतर्गत महिलाओं के लिए ऐसे बहुत सारे स्कीम है, या सोशल सिक्योरिटी के माध्यम से महिलाओं की जो सोशल स्टेटस है, जो आज से 10 साल या 15 साल पहले की स्थिति जो हमारे माँओं की होती थी कि बच्चे स्कूल गए, माँ लोग अपने घर में अपने लिए बड़ी और पापड़ बनाती थी। अभी क्या है कि आप देखिए कि आप अपने घर में भी क्लाउड किचन खोल के आप उन लोगों को के लिए खाना बना सकते हैं जो कि घर के खाना को एंजॉय करना चाहते हैं। जो बाहर काम करता है उसको घर का खाना चाहिए, जो घर में रहता है उसको रोजगार चाहिए या टाइम पास चाहिए। ये नहीं है कि उसमें जिसको कमी है वही महिलाएं काम करना चाहती हैं। जिसके पास इनफ समय है वो घर के अपने बेसिक जरूरतों को पूरा करके और ऐसे पड़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं उद्यमिता का विकास भी हो रहा है, लोग सजग हो रहे हैं, कुछ ना कुछ काम हो रहा है, आय का जरिया हो रहा है। बड़ी अच्छी बात है। अब जाते जाते एकदम समय नहीं है, आरती मैडम का बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। श्वेता जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम आपसे दर्शकों, संप्रति में हमारे साथ हमेशा मिलते रहिए। नमस्कार।